मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वो आप एक प्लॉट खरीदते हैं, किसी वक्त पे आपके वाले साहब ने खरीदा, आपने खरीदा 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, और यहाँ पे जितनी प्रॉपर्टी से हम लोग बने हैं, हमें और इसके अलावा कारोबार भी कोई नहीं आता, तो वो जब बेचते हैं तो वो 1 करोड़ का हो जाता है, बिकता है। तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो उसको माइनस करके बाकी जितना है उसको कहते हैं कैपिटल गेन, और वो भी टैक्स होता है, वो भी डायरेक्ट टैक्स है और इनकम टैक्स की तरह उसको किया जाता है। एंड दिस इज व्हाट यू अर्न फ्रॉम द प्रॉपर्टी। आपकी कॉस्ट 20 लाख थी, बेचा आपने 1 करोड़ का, 80 लाख आपने अर्न किया, उसमें से आप स्टेट को कंट्रीब्यूशन देंगे या स्टेट आपसे टैक्स ले लेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट इज टैक्स ऑन व्हाट यू बाय। टैक्सेस ऑन बाइंग, आई एम सॉरी ये कहीं फॉन्ट बड़ी छोटी इसलिए कि ये मैंने जल्दी में बनाई है। टैक्सेस ऑन बाइंग इंक्लूड सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज टैक्स पहले बता दिए, विच आर आल्सो कॉल्ड टैक्सेस ऑन ट्रांजैक्शंस। एक डिस्टिंक्शन जो है, वैल्यू एडेड टैक्स किसी वक्त पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गया। एक्साइज टैक्स मैंने बताया था जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है उसका हिस्सा बन जाता है। उसी तरह का एक सेल्स टैक्स होता था हमारे यहाँ पे, अभी भी नाम उसका सेल्स टैक्स ही है, लेकिन इन फैक्ट इन पिथ एंड सब्सटेंस वो वैल्यू एडेड टैक्स है। सेल्स टैक्स ये है कि आपने एक तो मैन्युफैक्चरिंग पे वो लगा, एक जब वो सेल होने लगा है, से वो जो उनका डीलर है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से निकलता है, डीलर के पास जाता है, डीलर जब बेचता है तो उस पर एक टैक्स लग जाता है, या रिटेलर पे आप लगा देते हैं, वो वन टाइम टैक्स है, वो ट्रांजैक्शन के ऊपर लग गया, उसको सेल्स टैक्स कहते थे। एक कॉन्सेप्ट आया वैल्यू एडेड टैक्स का। हर ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन मैन्युफैक्चरिंग से शुरू होती है या इंपोर्ट से शुरू होती है, कोई भी गुड, तो वहां से जब वो चलती है तो एक इंपोर्ट स्टेज पे उस पर टैक्स लग जाता है। फिर वो अगर रॉ मटेरियल शेप में है, वो पिन्स हैं, वो लोहा है, वो कोई और चीज़ है, वो फिर जब आएगी किसी एक दूसरे बंदे के बाद, वो उसमें वैल्यू ऐड करेगा, उसको पैक कर लेगा, उसमें कोई चीज़ और लगाएगा या उसकी थोड़ी सी शेप बेहतर करके, तो वो 100 रुपये की अगर उसके पास आई है तो वो उसको मार्केट में बेचेगा 130 रुपये की। तो वैल्यू एडिशन कितनी हुई? 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ जो वैल्यू एडिशन हुई है, ये उसके ऊपर टैक्स है, इसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। और वही अगर 130 रुपये की चीज़ फिर एक और प्रोसेस से गुजरती है या प्रोसेस से भी ना गुजरे, जब रिटेलर उसको बेचता है तो वो उसको बेचेगा 150 रुपये की। वैल्यू एडिशन कितनी हुई? 20 रुपये वो और 30 रुपये वो। 30 रुपये पे टैक्स पे हो गया, 20 रुपये पे नहीं हुआ। टोटल वैल्यू एडेड है 50 रुपीज़। टोटल वैल्यू एडेड टैक्स कितना लगेगा? 50 रुपये पे, 1% या 2%। अब जो 30% पे पेड है और 20% पे पे होना है, ठीक है जी, वो जो 20 पे टैक्स लगा के आगे उसने देना है उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स, और जो 30 रुपये पे टैक्स ऑलरेडी पे हो गया उसको कहते हैं इनपुट टैक्स, क्योंकि वो 30 रुपये आप ऐड करते हैं कि ये पे हो चुके हैं, उसकी आप इनवॉइस लगाते हैं और 20 रुपये का टैक्स कैश जमा करवाते हैं और आपकी रिटर्न फाइल हो जाती है। तो टोटल टैक्स कितना पे हो गया? 50 रुपये पे 1 या 2%, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जो आप लोगों की कंजम्पशन के लिए बता रहा हूँ, जो आपने वकालत में देखना है, जितना फ्रॉड यहाँ पे हुआ है और हो रहा है, और ये जिस पे सारे रौले बनते हैं सेल्स टैक्स में या वैल्यू एडेड टैक्स पे, वो बनते हैं इनवॉइसेस पे। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है अब आपको सिर्फ सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाना, बाकी सारा नॉलेज पाकिस्तान में ये और टैक्स है, ये तो सर्विस है ना आप रिसीव कर रहे हैं। नहीं, सर्विस पे भी वैल्यू ऐड हो सकती है। मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ गुड्स की, अभी ये गुड्स की बात हो रही है, ठीक है जी, ये सर्विस की नहीं हो रही है। अभी जो 18th अमेंडमेंट के बाद हमारा जो सर्विसेज पे टैक्स है वो दे दिया गया है प्रोविंसेस को,
ठीक है जी। और गुड्स का टैक्स जो है वो अभी भी फेडरेशन के पास है, उसकी एक अलहदा से लड़ाई है, वो उस पर बड़ी लिटिगेशन है। तो बताना मैं ये चाह रहा था कि ये जो सेल्स टैक्स में इनपुट और आउटपुट टैक्स आप सुनेंगे बहुत ज़्यादा, हो ये रहा है प्रैक्टिकली जो हमारी इकॉनमी, जिसकी वजह से रियल चैलेंज एंड रियल डिफेक्ट इज़ कि एक बंदा पेपर के 2 कंटेनर मंगाता है, इंपोर्ट करता है, और 10 कंटेनर मंगाता है अफगानिस्तान से, ठीक है जी। और आपके यहीं मार्केट पे बैठ के उसको बेच रहा होता है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो उसने जिसने मंगवाया है उसने किसी और को दे दिया है, और इनवाइसेस जो हैं वो किसी और को दे दिए हैं, उसका ट्रांजैक्शन से ताल्लुक़ ही नहीं। तो देर आर ये इतने ज़्यादा फ्रॉड्स हैं, वो आपके सामने कोई ओपिनियन भी आएगी, आपको इसको देखेंगे भी, जब केस स्टडी करेंगे तो ज़्यादा समझेंगे। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दिस इनवॉइस जहाँ पे वर्ड आएगा सेल्स टैक्स एक्ट में, उसका मतलब है कि जो टैक्स ऑलरेडी पेड है, जो इम्पोर्ट स्टेज पे उसने दिया था, उसके बाद उसकी वैल्यूडेशन का टैक्स देना था। अब उसकी ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है जो हम मार्केट में तो उसको इन्फोर्स कर ही नहीं रहे ना, मार्केट्स में तो कोई आप हमें आदत ही नहीं है ना रसीद लेने की और ना ये देखने की कि इसने टैक्स काटा है और पे भी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हमारे टैक्सेशन सिस्टम का बहुत बड़ा फ्लॉ है। लेकिन दूसरी साइड पे ये है कि जब वो किसी गवर्नमेंट को सप्लाई करता है तो वहाँ पे इनवाइस ज़रूरी है, वहाँ पे टैक्स का बताना ज़रूरी है। तो वो फिर कहीं ना कहीं से इनवाइसें ढूंढ रहा होता है, माल उसने सस्ता लिया होता है, शालमी से या किसी पठान से लिया होता है, तो वो इनवाइस किसी और की उसके साथ लगा के और वो गवर्नमेंट को जमा करवा देता है। तो देयर आर मेनी अदर इश्यूज अटैच विद दिस, बट दिस इज़ व्हाट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर। टैक्सेस व्हाट यू ओन इज अगेन आपकी जो एसेट्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी, ये मूवेबल एंड इमूवेबल, उसमें होंगे। जी प्लीज। जी जी। आपने डबल इनवॉइसिंग की भी जो बात की कि वो डबल कॉर्पोरेशंस कंपनी या कोई भी और कंपनी है वो डबल इनवॉइसिंग कर रही है। हाँ जी। तो फेक इनवॉइसिंग है, डबल इनवॉइसिंग तो नहीं कहेंगे हम उसे, फेक इनवॉइसिंग है। एक तो फेक उसको कहते हैं जो बिल्कुल ही मौजूद ही नहीं है, खुद से बना दिया, ठीक है ना। एक इसको इरेगुलर इनवाइस कहेंगे, या किसका ना फ्लाइंग इनवाइसेस, सॉरी, ये आप वर्ड पढ़ेंगे इसमें, फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस लॉ में भी यूज होता है, जजमेंट्स में बहुत ज़्यादा है। फ्लाइंग इनवाइस वो होती है जिसको ट्रांजैक्शन ए के साथ जाना है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन ए जो है वो वैसे ही चली जाती है विदाउट इनवाइस, उस पर टैक्स, क्योंकि आउटपुट टैक्स नहीं पे हो रहा उस पर, तो वो टैक्स के बगैर ही चली जाती है। तो वो जो इनवाइस पीछे रह जाती है वो किसी उस ट्रांजैक्शन के साथ ऐड कर देते हैं जिसमें ऑलरेडी इनपुट टैक्स भी नहीं पे हो जाता, लेकिन जहाँ पे वो ट्रांजैक्शन जा रही है वहाँ पे टैक्स पेमेंट दिखाना ज़रूरी है। तो वो किसी और ट्रांजैक्शन की इनवाइस को उठा के इस ट्रांजैक्शन के साथ लगाएंगे, तो इसको कहेंगे फ्लाइंग इनवाइस। वहाँ से उसने फ्लाई किया, इस ट्रांजैक्शन पे आके बैठ गया। सर मेरा सवाल ये है कि ये बहुत कॉमन है, मतलब मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी रहा बहुत सारे कंपनीज के साथ, जिन्होंने आके बताया कि बेसिकली प्रॉब्लम होता है सेमिनार में। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको किस तरह मतलब कंट्रोल किया जाए कि ये कम हो जाए, या इसको किस तरह चेक एंड बैलेंस किया जाए कि ये हो ही ना। तो मतलब इसको थोड़ा बताओ। इस पे तो बड़ा सिंपल जवाब, और ये जो करना चाहते हैं, जिनको करना चाहिए, ये उनको भी पता है। उसका तरीका वो है कि वो सोर्स जिस पे इंपोर्ट पे टैक्स जिन पे नहीं लगता उसको हम कहते हैं स्मगलिंग। स्मगलिंग चाहे कराची पोर्ट से हो या अफगान बॉर्डर से हो या चमन बॉर्डर से हो, स्मगलिंग उसको कहते हैं कि जहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे होनी थी। जो ड्यूटीज़ हैं, कस्टम ड्यूटी इज़ मेनली ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो बाउंड्री पार करके जाती है कोई ट्रांजैक्शन या आती है, उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। जिस पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती उसको स्मगलिंग कहते हैं सिंपली। और जहाँ पे कस्टम ड्यूटी 100 रुपया लगनी थी उसको अंडर वैल्यू करते हैं, वो 50 रुपये लग जाती है, तो उसको टैक्स एवेजन कहेंगे हम, या ड्यूटी एवेड की है, या वो डिक्लेरेशन प्रॉपर नहीं है, वो और साइड पे चल जाती है। आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर। इसमें फर्क क्या होता है टैक्स और ड्यूटी? जी, टैक्स और ड्यूटी मैंने ये अर्ज किया अभी, ड्यूटी उसको वर्ड ड्यूटी कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन कस्टम्स ड्यूटी है वो।
एक कस्टम्स के साथ ड्यूटी का वर्ड यूज होता है, एक वर्ड ये यूज होता है एक्साइज के साथ होता है, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी। दिस जस्ट अ नॉमेनक्लेचर, ये नहीं है कि उसमें ड्यूटी होगी तो उसके करेक्टरिस्टिक्स फ़र्क हो जाएंगे। करेक्टरिस्टिक्स इतने ही चेंज होते हैं कि एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे होती है और जो कस्टम्स ड्यूटी है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे होगी। ठीक है, नॉर्मली एक्सपोर्ट तो इनकरेज की जाती है, उस पर रिबेट्स मिलते हैं। वहाँ पे जो ये रिबेट भी आपने सुना होगा, रिबेट एक और कहानी है। रिबेट ये होता है कि अगर आप ये कॉटन है या जो हमारी इंडस्ट्री इंडिजिनस इंडस्ट्री है और उसको अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ से हमें जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आएगा। तो उस फॉरेन एक्सचेंज के लिए गवर्नमेंट ये करती है कि एक जो आपके मैन्युफैक्चरिंग तक के जितने टैक्सेस लिए होते हैं ना उस कमोडिटी के ऊपर जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको टैक्सेस रिटर्न कर देती है। इसको कहते हैं रिबेट, आपको वो वापस दे देती है। तो यहाँ पे रिबेट में भी बहुत बहुत घपला होता है। जो चीज़ आपने एक्सपोर्ट करनी है वो यहाँ पे डिक्लेरेशन कुछ होती है, चीज़ कुछ जा रही होती है और उसकी वैल्यू भी कोई नहीं होती, लेकिन कागज़ों में पता चलता है कि आपने ये चीज़ एक्सपोर्ट कर दी है। आपने शुगर स्कैम, अभी अहमद साहब ने भी बात की थी, ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ था जिसमें हमने शुगर को एक्सपोर्ट करने पे लोगों को रिबेट दिया और 100% मेरे पास केसेस आए हैं, 100% एक्सपोर्ट वाज टू थ्रू अफगानिस्तान, जिसका मतलब है कि ये सारी पेपर एक्सपोर्ट थी, प्रैक्टिकली वो चीनी मुल्क से नहीं गई है और सिर्फ उन्होंने दिखाया है कि ये चीनी चली गई है और गवर्नमेंट से रिबेट ले लिया है और उसमें बहुत बहुत बड़े नाम थे, आई डोंट हैव टू मेंशन दोस, और वो जिसको हमने कहा था चीनी का बहुत बड़ा स्कैम हुआ। जैसे भी फीस और टैक्स भी गवर्नमेंट फीस भी लगाती है उसमें, और ये एक ही चीज होती है, फर्क होता है ये इसमें? एक और सब्जेक्ट है, वो भी हम आगे आएंगे ना तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये फी, टैक्स और सेस, ये 3 और कैटेगरीज हैं। टैक्स में कोई वैसे टैक्स में कोई क्विड प्रो को होता है? बिकॉज कहने नहीं, में टैक्स में नहीं होता। क्विड प्रो को का मतलब है कि आपने सर कि क्विड प्रो को इज द फी रिलेट्स टू क्विड प्रो को। क्विड प्रो को ये है कि आप एक सर्विस मैंने आपको दी है, से मैं यहाँ पे अगर चार्ज करता हूँ आके लेक्चर देने का और मुझे कयूम साहब कहते हैं कि जी आपका लेक्चर बड़ा ज़रूरी है, तो ये एक सर्विस है जो मैं पंजाब बार काउंसिल को दे रहा हूँ। तो इस सर्विस के अगेंस्ट मैं जो इनसे पैसे लूँगा वो क्विड प्रो को, वो मेरी फ़ी है। या आप बतौर वकील सर्विस एक कंप्लीट इंडस्ट्री है जो आप स्किल्ड लोग जो हैं वो लोगों को देते हैं। आपका प्लम्बर है, आपका कारपेंटर है, आपका स्वीपर है, वो आपको एक सर्विस दे रहा है, आप उसको जो सैलरी नाम देते हैं, बट दैट इज़ अ फ़ी। सो फ़ी भी लगाती है गवर्नमेंट ऐसी जगहों पे, कुछ जगहों पे, बट दैट इज़ नॉट द मैंडेट। मैं अभी आगे आर्टिकल 7 पढ़ूंगा जहाँ से ये सारा स्टेम हो रहा है, ये टैक्सेस की पावर कहाँ से आ रही हैं, तो वहाँ पे ये रेलेवेंट क्वेश्चन होगा। बट फॉर टैक्सेस, जैसे हमने कहा कि टैक्सेस में गवर्नमेंट ने करना तो लोगों को ही फैसिलिटेट है ना, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट फॉर टैक्स गवर्नमेंट shall be paying back any facility, any service, any commodity to the taxpayer. लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि the taxpayers money, आपने बड़ा वर्ड सुना होगा फॉरेन मीडिया में भी, इज बीइंग मिसयूज्ड। उसका मतलब ये है कि जो स्टेट को टैक्स पेयर जो पैसे देता है, दैट इज अ सेक्रेट ट्रस्ट एंड दैट इज टू रन द गवर्नमेंट एंड मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर वो नहीं हो रहे हैं, उसकी कहीं लीकेज हो रही है, लोग उसको गवर्नमेंट मिसयूज कर रही है, तो वो टैक्स पेयर, वो ट्रस्ट ब्रीच हो रहा है, तो उसके लिए कुछ टैक्स पेयर को मिलना जो है वो ज़रूरी नहीं है। इसके साथ तीसरी चीज़ मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ, उसको कहते हैं सेस। सेस जो है वो एक ख़ास एरिया या ख़ास पर्पसिव टैक्स होता है कि एक पर्पस के लिए आपने टैक्स लिया है और उसको उसी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई जिसमें इसको, मुझे वो जजमेंट का नाम याद नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया। गैस के बिलों में एक टैक्स एक्स्ट्रा लिया गया जो पाइपलाइन बिछ रही थी, ये ईरान के साथ सप्लाई की पाइपलाइन थी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि उसको हमने बनाना है,
तो लोगों पे उसका बर्डन डाला गया. पर्पस वाज टू बिल्ड द गैस पाइपलाइन, बट दैट पर्पस वाज नॉट कंप्लीटेड, फुलफिल्ड. तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो आपकी लेवी है सेस के नाम पे, गालबन उसको इलीगल किया, या जो उसके बेनिफिट्स थे वो नहीं दिए उसको गैस कंपनी को. सो दी सेस इज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. गवर्नमेंट एक नया कोई प्रोजेक्ट लेके आती है, या सपोज पाकिस्तान में, अल्लाह करे जो मैं कह रहा हूँ किसी वक्त सच हो जाए, हम लोग देखें भी उसको, ओलंपिक्स यहाँ पे पाकिस्तान में वो कहते हैं कि जी हमें मिल गए राइट्स, हम यहाँ पे करवाएंगे. तो उसके लिए हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है. तो फिर गवर्नमेंट एक लेवी किसी भी इन 2-3 चीज़ों में एक्स्ट्रा लेवी लगाती है, और उसका एक पर्पस ये है कि इन एक्स्ट्रा पैसों से ये स्पेसिफिक टाइम के लिए ये आपसे टैक्स लिया जाएगा, लेके उसका ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, और फिर हम उसको ओलंपिक्स करा देंगे. तो उसको हम सेस कहेंगे. सो फी डज नॉट रिलेट normally to the government, but taxes and cess relates to the government. I hope the question is clear. जी प्लीज. सेस का वर्ड है सर विलेज ऑफिसर जो ये मैंने अभी बताया आपको कि जो होना चाहिए, अदरवाइज आप उसकी वायरस चैलेंज कर देंगे, ये नहीं होगा. टैक्स लॉज में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन इज द चार्जिंग सेक्शन. चार्जिंग सेक्शन वो होता है जो इंसिडेंस ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजैक्शन और पर्सन उसको डिफाइन करता है. कि जैसे सैलरी मिलती है मुझे, तो सैलरी अगर ये फिर एक पॉलिटिकल केस की तरफ रेफरेंस चला जाएगा, सैलरी से कोई और एग्जांपल दे देते हैं कि सैलरी लेने या ना देने का क्या है. इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन इज when a transaction is completed. एक ट्रांजैक्शन किस वक्त आप सेल्स टैक्स देंगे, कि टैक्स आपने एक ट्रांजैक्शन जब आपने किसी को डिलीवर की है तो उसको साथ आप इनवॉइस भी डिलीवर करेंगे, और 15 दिन के अंदर अंदर आपने उसकी रिटर्न फाइल करनी है और उस टैक्स को जमा करा देना है. वो 15 दिन का तो आपको फाइलिंग का टाइम है, बट द टैक्स विल बी ड्यू राइट देयर. वो हैमर विल फॉल कि जिस वक्त आपने ट्रांजैक्शन अपने गोदाम से निकाल दी है तो आप पे टैक्स ड्यू हो गया. इसको कहते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन. तो वो चार्जिंग सेक्शन जब कभी हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर जब तक नहीं आएगा टैक्स को लगाया नहीं जा सकता. ठीक है. टैक्स का एक इंटरप्रिटेशन का प्रिंसिपल है कि अगर वो चार्जिंग सेक्शन में आ रहा है तो अदालतें ये नहीं देखेंगी कि ये कितना हार्श टैक्स है, वो टैक्सेशन होनी ही होनी, क्योंकि टैक्सेशन में कोई एक्विटी नहीं होती. ठीक है जी. और अगर उस ट्रांजैक्शन में, उस इन्वर्टेड कॉमा में, चार्जिंग सेक्शन में वो नहीं आ रहा है तो फिर वो टैक्स स्टेट नहीं ले सकती. और अगर उस प्रोविजन के 2 इंटरप्रिटेशंस होंगी तो वन फेवरिंग द टैक्स पेयर विल बी अप्लाइड. इज इट क्लियर? अच्छा जी. द टैक्सेस व्हाट यू ओन भी क्लियर हो गया, जो आपकी वेल्थ पे लगता है. ये इवेंट और इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, नेक्स्ट स्लाइड आ गई है. द इंसिडेंस टैक्सेशन डिटरमिन्स वेदर द टैक्स इज ऑन अ पर्सन. उससे पता चलेगा चार्जिंग सेक्शन से कि वो पर्सन पे लग रहा है, प्रॉपर्टी पे, और अ ट्रांजैक्शन. टैक्स ऑन अ पर्सन और प्रॉपर्टी आर जनरली डायरेक्ट टैक्सेस. ये रेपिटेशन है. द टैक्सेस ऑन ट्रांजैक्शन इज डायरेक्ट फॉर it goes with the transaction and falls where the transaction terminates. ये वही बात है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो ट्रांजैक्शन के साथ साथ चल रहा हो. वो जैसे मैंने इनपुट एक्सप्लेन किया ना, जहाँ पे जाके वो ट्रांजैक्शन इंपोर्ट से लेके या मैन्युफैक्चरिंग से लेके एंड कंज्यूमर पे जहाँ पे वो टर्मिनेट होती है, जहाँ पे एक शर्ट इंपोर्ट होती है या कपड़ा इंपोर्ट होता है, वो शर्ट बन के जब एक बंदा खरीद के उसको अपने घर ले जाता है, दैट इज द टाइम वेयर दैट ट्रांजैक्शन टर्मिनेट्स. और उस जगह पे उसका पूरे का पूरा बर्डन टैक्सेस का उसके ऊपर आ जाता है. फाइनल कंज्यूमर उसको देता है. ये आ गया जी आर्टिकल 7. इसमें वो अहमद साहब के क्वेश्चन का भी जवाब आ जाएगा. एंड दिस इज from where the authority to tax comes.
या आप ये कह सकते हैं कि स्टेट का बेसिक एट्रीब्यूट है ही ये कि वो किसी को भी टैक्स कर सकते। ठीक है जी, आर्टिकल 7 हम पढ़ लेते हैं इकट्ठे जी। इन दिस पार्ट, ये उस पार्ट के लिए है। जब ये आपको एक और मैं बात इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, आप वकील बनना चाह रहे हैं, एक अप्रोच मैंने बतौर वकील भी देखी और बतौर जज भी देखी। कोई भी प्रोपोजिशन को आर्ग्यू करते हुए मैंने वकला को देखा है कि वो स्टैट्यूट या सेक्शन को रेफर नहीं करते, वो सीधा एक सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की जजमेंट को रेफर करेंगे कि इस प्रोपोजिशन पे ये जजमेंट। जजमेंट्स जो हैं आपकी, जो आर्ट ऑफ एडवोकेसी है और आर्ट ऑफ जजी भी आप कह रहे हैं, वैसे तो मेरा मानना ये है कि वो कहते हैं ट्रूथ इज इनडिविजिबल, सच नाकाबिले तकसीम होता है, सच एक ही होता है, सच में अगर मगर नहीं होती, या मैं यहाँ पे बैठा हूँ या मैं नहीं बैठा हूँ। ठीक है ना, तो कोई इसके दरमियान में कोई बात नहीं होगी, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो ये ट्रूथ है। अगर इसको इसमें अगर डाल दें कि अगर वो बैठ के ऐसे कर रहे हों तो इसका मतलब है वो लेक्चर दे रहे होंगे, अगर ऐसे ना कर रहे हों तो इसका मतलब है कि वो गपशप मार रहे हैं कुछ, हम इसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह एक जज के लिए डिटर्मिन करना है कि किसका राइट बनता है और किसका नहीं बनता। एक पिटिशनर आपके पास आया है, उसने आके कहना है कि जी ये मेरा राइट है और ये फलाम बंदा, वो गवर्नमेंट या प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं दे रही है। ठीक है, वकील का भी ये काम है कि सबसे पहले उन फैक्ट्स को, जो वो फैक्ट्स असर्ट करेगा जिसकी बेसिस पे वो राइट क्लेम करना है, उन फैक्ट्स की पूरी सपोर्ट उसके पास हो। ठीक है जी, और उसके बाद वो ये एस्टेब्लिश करे कि ये राइट है। अब राइट जो है वो कहाँ से ड्राइव होगा? राइट या कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव होगा, या किसी स्टैट्यूट से ड्राइव होगा, या किसी कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होगा। ठीक है, फिर आप उस राइट को बताएंगे कि ये राइट, फिर उसकी इन्फोर्सेबिलिटी आएगी। तो पहले आप वो कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज पढ़ेंगे, या स्टैट्यूट की प्रोविजन पढ़ेंगे, या कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल का रेफरेंस देंगे कि ये मेरा राइट है इन सर्कमस्टांसेस में। अब जज साहब ने उसको अप्लाई करना है, तो जो मैं कहता हूँ ट्रूथ इज इनडिविजिबल इतना साबित हो गया है तो राइट को इन्फोर्स होना चाहिए, उसमें तो अगर मगर तो नहीं हो सकती। तो दूसरी साइड जब लेके आती है कि नहीं जी इन हालात में ये फैक्ट्स हों तो ये वाला राइट जो है फलां जज साहब ने कहा था इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, वो यही लेके आएगा ना जजमेंट, तो फिर वो आपको जजमेंट पढ़नी पड़ेगी। जो लोग ये कहते हैं, किसी को मैंने कहते सुना है कि ये किसी मीडिया में, कि वो इतने अच्छे जज थे कि वो एक ही केस में दोनों तरफ की जजमेंट लिख सकते थे। तो मैं माजरत के साथ मेरे दिल में ये आया, वो मेरे सामने नहीं थे, मैं कि ये तो अच्छे जज होने की निशानी नहीं है, ये तो किसी और चीज़ की निशानी है ना कि आप दोनों काम कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में हर केस में एक सच होता है, एक डिसीशन होता है, उसमें प्लीडिंग्स शामिल होती हैं, उसमें फाइल शामिल होती है, उसमें फैक्ट्स शामिल होता है, उसमें लॉ शामिल होता है, और उसमें जज का कॉन्शियस शामिल होता है। और उस वक्त, और मेरा ये बिलीव है कि अगर ईमानदारी से जो जज काम कर रहा है ना, उसको अल्लाह ताला की तरफ से इंट्यूजन भी होती है, आपको पता चल रहा होता है कि कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे जो फाइल में नहीं भी नज़र आ रहा होता। तो क्योंकि एक आप, ये रब की सिफ्त है इंसाफ देना, बंदे के काम नहीं है। तो आप एक डायरेक्ट डेलीगेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ अल्लाह ताला भी, डिवाइन गाइडेंस भी आती है। तो सच एक ही है, जजमेंट एक ही है, उस सच तक पहुंचना जो है वो, अब वकील का काम, मुझे लॉ कॉलेज में पढ़ाता था तो मुझे बच्चों ने कहा कि जी वकील तो झूठ बोलते, मैं कहा जी वकील झूठ नहीं बोलते, ये वो बहस शुरू हो गई। मैं इसलिए कहता हूँ वकील झूठ नहीं बोलते कि फैक्ट्स वकील के नहीं होते, फैक्ट्स क्लाइंट के, उसने आपको ला के देंगे। वकील का ये काम नहीं है। मुझे एक क्रिमिनल के बड़े अच्छे वकील साहब थे, उनसे मैंने इसी तरह पूछ लिया कि जी आप किसी कातिल का भी केस ले लेते हैं? उनके ये मेरा काम ही नहीं है, मैं जज नहीं हूँ,
तो मैंने आज तक, वो कहते हैं कि मेरे पास कोई बंदा आता है जो कत्ल की एफआईआर में एक्यूज है, मैंने उससे ये सवाल नहीं पूछा और ये नहीं पूछना चाहिए कि तुमने कत्ल किया है कि नहीं किया है, तुम चोरी करके आए हो कि नहीं आए हो। इवन डेविल शैल नॉट बी कंडेम्ड अनहर्ड, ये सुना आपने? तो ये सुना जाना उसका राइट है, ये एक अलहदा से राइट है ना। एक राइट है कि उसको इंसाफ दिया जाए, एक उसका राइट है कि उसको सुना जाए, एक उसका राइट है कि उसको सुना जाने के लिए टेक्निकल साइड पे वो किसी एक्सपर्ट को एंगेज कर सकता है। वो आप नॉर्मली हमें वकील को करते हैं, वो किसी और को भी अटर्नी बना सकता है जो उस ट्रांजैक्शन का मास्टर हो के जी मेरे पे आप पे ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो सुना जाना इज अनदर राइट, गेटिंग दिस। तो इसको इन्फोर्स करना और फिर जो जजमेंट डिलीवर करना है, दैट इज एज अस। इसलिए वकील का काम कोर्ट को असिस्ट करना है, असिस्टेंस इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको अपने ज़हन में रखनी है। अगर इससे, हाँ वकील वहाँ पे गलत करते हैं जब एफआईआर काटने के लिए वो वकील के पास आते हैं और वकील साहब उस एफआईआर को लिख रहे होते हैं और पूछते हैं कि उसकी फैमिली में कौन कौन इन्फ्लुएंशियल बंदा है और कौन उसकी केस की पैरवी कर सकता है, फिर उसका भी नाम डाल दो, उसका भी डाल दो, इसको भी डाल दो। यहाँ पे आप जो वकालत कर रहे हैं वो अनएथिकल और इलीगल है और उससे जो आप पैसे कमाएंगे वो भी हराम है। और यहाँ पे वकील झूठ बोल रहा है। अगर वकील क्लाइंट के दिए हुए फैक्ट्स विद सपोर्ट, अदालत भी नहीं ये कहती कि आपने झूठ बोला, ये जो आपने असर्ट किया ये झूठ बोला, अदालत भी नहीं कहती। अदालत ये कहती है कि ये फैक्ट जो आपने असर्ट किया है उसकी सपोर्ट नहीं है, ना कोई ओरल एविडेंस है ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसलिए कोर्ट उसको नहीं मानती। ये नहीं कहती कि झूठ बोल रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए फैक्ट्स जो हैं वो आपके नहीं होते, जो उन्होंने दिए हैं उस पर आप लॉ और अपनी एक्सपर्टीज कोर्ट को देते हैं। तो अदालत उस पर, अदालत को जिस तरह फैसला करना चाहिए वो पहले बता चुका हूँ। सो कमिंग बैक टू आर्टिकल 7, दिस पार्ट, इन दिस पार्ट में इसलिए यहाँ पे वो स्टैट्यूट की तरफ चला गया था कि ये जो पार्ट, वो मेरा ख्याल ये फर्स्ट और सेकंड कौन सा पार्ट होगा, विच एवर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज, वहाँ पे जो स्टेट का जिक्र हो रहा है उसमें आप ये वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो रीडिंग अ स्टैट्यूट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं पता आपने इस मॉड्यूल में ये रखा है कि नहीं, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, आज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स नहीं रखा, बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू शुड लर्न एंड यू शुड बी टॉट इन दिस चैप्टर अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अब ये दूसरी इन्वर्ट, एक जगह कॉमा लग गया, दूसरी फ्रेज आ गई है, अनलेस कि वही सेक्शन इस पार्ट का कोई और आर्टिकल उसको इस तरह रिक्वायर कर रहा हो और वो खुद उसको बता रहा हो कि स्टेट मैंने वो 7 वाली नहीं पढ़नी है, मैंने ये वाली पढ़नी है। तो स्टेट का क्या मतलब होगा, स्टेट मीन्स। अब जहाँ पे वर्ड मीन्स आ जाता है वहाँ पे टाइट डेफिनेशन हो जाती है, उसमें कोई और चीज़ इंक्लूड नहीं की जाती। और जहाँ मीनिंग के साथ इंक्लूड लिखा होता है किसी की डेफिनेशन के साथ, वहाँ पे उससे मिलती जुलती चीज़ों को इंक्लूड किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं एडजेस्टम जेनरस प्रिंसिपल। मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट, जिस मजलिस शूरा पार्लियामेंट, ये दोनों अलग चीजें हैं। फेडरल गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव, मजलिस शूरा पार्लियामेंट, अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अ प्रोविंशियल असेंबली एंड सच लोकल एंड अदर अथॉरिटीज इन पाकिस्तान। ये जो नापैद है यहाँ पे, लोकल गवर्नमेंट का तो हमारे रिवाज ही नहीं हुआ ना 75 सालों से, वो लोगों को पावर देनी पड़ती है। हमारा स्टैट्यूट उनको कह रहा है कि वो भी स्टेट है। जो एक आपकी यूनियन काउंसिल में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहे होंगे वो इस एरिया के लिए वो स्टेट होगी और वो टैक्स भी लगा सकते हैं। अथॉरिटीज में क्या आइडिया? अथॉरिटीज में भी आप उसको अथॉरिटी का लोकल अथॉरिटी भी कहते हैं, उसको लोकल अथॉरिटी का नाम दे दें या लोकल गवर्नमेंट का नाम दे दें। समटाइम्स हम एक गवर्नमेंट के अंदर एक अथॉरिटी बना देते हैं, जैसे फेडरल गवर्नमेंट टैक्स लगा सिर्फ लेजिस्लेचर सकती है, वो मजलिस शूरा पार्लियामेंट है। टैक्स को इम्पोज, कलेक्ट करना, एनफोर्स करना फेडरल गवर्नमेंट का काम है। फेडरल गवर्नमेंट ने उसको इन्फोर्स करने के लिए एक अथॉरिटी बना दी है जिसका नाम FBR है,
ठीक है जी, वो स्टैट्यूट के तहत अलहदा बन गई है। तो इनफैक्ट जो वो अथॉरिटी काम कर रही है वो स्टेट का ही काम कर रही है थ्रू डेलीगेटेड पास। ठीक हो गया जी। तो इम्पोर्टेंट पार्ट इन आर्टिकल 7 इज एज आर बाय लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कानून पास किए बगैर कोई टैक्स नहीं लग सकता। बाय लॉ एम्पावर्ड टू इम्पोज एनी टैक्स और सेस। अब वो गवर्नमेंट हो, मजलिस शुरा पार्लियामेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, अगर उसके पास टैक्स लगाने की अथॉरिटी नहीं है तो स्टेट की डेफिनेशन कंप्लीट ही नहीं होती। ठीक हो गया जी। लॉ में इस पे यहाँ पे आप स्टैट्यूट पढ़ेंगे, आप रूल्स नहीं पढ़ेंगे जी as law empowered to impose any tax or मेरे cess। से पूछ रहे? जी जी, बताइए। रूल्स के जरिए इज रूल्स नॉट आल्सो लॉ? और अगर आपने नहीं रूल्स वो तो law। पार्लियामेंट तक आप रखी किस चीज पे पूछना चाह रहे हैं? नहीं, एज आर लॉ empowered to impose any tax or cess। As are by law power to impose any tax or such। law Can the FBR under the rules be delegated नहीं। the power to? वो ये जरा point out वो जो ये अहमद साहब का क्वेश्चन है ना, इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। एक मैंने भी जजमेंट दी थी जहां पे रेगुलेटरी ड्यूटी को मैंने कहा था कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से इम्पोज किया जा सकता है, क्योंकि वो नॉर्मली इम्पोजिशन ऑफ टैक्स की पार जो है वो नीचे किसी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं की जा सकती, लेकिन उनको डेलीगेट ये किया जाता है कि आप किसी टैक्स को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। ये एक पॉलिसी डिसीजन होता है गवर्नमेंट का, लेकिन वो एंड ऑफ द डे आपने जाके उसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना होता है, उसको एक्सरसाइज करने के बाद। ये एक लेजिस्लेशन के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के और लेजिस्लेशन के, बट हेयर ये जो अहमद साहब ने सवाल पूछा ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये बाकी उसके आर्टिकल 77 के साथ इसको पढ़ा जाएगा कि ये जो टैक्स है सिर्फ लेजिस्लेचर लगा सकता है, कि लेजिस्लेचर डेलीगेट भी कर सकता है कि आप इसको FBR टैक्स लगा दें। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द आंसर इज नो। ये सिर्फ पार्लियामेंट ही, द लेजिस्लेचर, वो इसको टैक्स को लगा सकती है। डेलीगेशन में जाके उसकी बहुत नैरो स्कोप आ जाता है। मेरी एक जजमेंट में मैंने कहा था कि रेगुलेटरी ड्यूटी को FBR लगा सकती है, इसलिए कि पॉलिसी डिसीजन होते हैं वो उसमें टैक्सेशन इन्वॉल्व ये थी कि जो चाइना से कुछ चीज़ें ऐसी आ रही थी, रेगुलेटरी ड्यूटी गवर्नमेंट लगाती क्यों? रेगुलेटरी ड्यूटी इसलिए गवर्नमेंट लगाती है किसी भी ट्रांजैक्शन को, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट मीन्स के आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है कि आप कोई भी लॉफुल बिजनेस कर सकते हैं कुछ, लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ आपको लाइसेंसिंग की इम्पोजिशन हो सकती है और चीज़ें हो सकती हैं। कहीं पे आके लॉफुल काम करने को रेगुलेट किया जाता है या अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस रोक दिया जाता है लेजिस्लेचर से, वो फंडामेंटल राइट की ब्रीच है विच कैन नॉट बी, उसके खिलाफ लेजिस्लेशन भी नहीं हो सकती। लेकिन रेगुलेट इसलिए किया जाता है इन नेशनल इंटरेस्ट कि आपकी यहाँ पे एक इंडस्ट्री वही चीज़ बना रही है और उसकी कास्ट आती है 100 रुपये, चाइना से वो चीज़ सब स्टैंडर्ड या उनके सर्कमस्टांसेस के मुताबिक वो यहाँ पे आ जाती है 70 रुपये में। तो अगर वो 70 रुपये की चीज़ यहाँ पे आने देंगे तो आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसको रेगुलेट करने के लिए वो 70 रुपये की चीज़ के ऊपर 40 रुपये टैक्स लगा देते हैं, ताकि वो चीज़ यहाँ पे आके अगर बिके तो लोकल चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, वो 110 की मिल रही है। दिस इज रेगुलेटरी ड्यूटी। आई होप State's power to tax, the state's power to tax is the incidence of sovereignty, ये हम पहले डिस्कस कर सकते हैं। एक्साइज थ्रू लेजिस्लेटिव डिस्क्रेशन, ये डिस्क्रेशन है लेजिस्लेचर के पास, टू whom it may tax and to किसी को भी चूज करके टैक्स कर सकती है, उसको ये पावर है। which cannot be curtailed on the ground of being harsh or unreasonable, ये भी पहले हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है अगर 100 की आपकी प्रॉपर्टी है तो 110% उसके ऊपर लगा दें टैक्स। कॉन्फिस्केटरी टैक्सेशन देखें जी, कॉन्फिस्केटरी को देन यू विल हैव टू ब्रिंग इट टू
विद इन द एम्बिट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। जी अगर आप उसमें लेके आएंगे कि मेरा फंडामेंटल लाइफ इज माय फंडामेंटल राइट, टू एक्वायर प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 23 इज माय फंडामेंटल राइट, ठीक है। लेकिन उसमें एक लॉ ऑफ एक्विजिशन भी आ जाता है, एक उस पर भी क्वेश्चन है, वो अभी भी अदालतों में पड़ा है कि वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, कि आप किसी, यहाँ पे तो हमारे मुल्क में यहाँ तक हुआ है कि लोगों को वो जो है प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें बनाने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करके दी है, और जिस बेचारे की इसमें शायद हम में से काफ़ी उसके बेनिफिशरी हों, जिस बेचारे की ज़मीन जो है वो 1 करोड़ की है, तो हमने लॉ ऑफ एक्विजिशन के ज़रिए उससे 50 लाख में ख़रीद के और वो हाउसिंग सोसाइटीज़ को दे दी है, मार्केट में 5-5 में बेच देते हैं, और फिर बाद में मार्केट में ये भी एक जुल्म है जो हमें देखना है अदालतों में। बट दिस इज वट दी nothing but express constitutional limitation upon legislative authority can exclude anything from the grasp of taxing power। अब ये जो चीज़ है ये वो legislative entries हैं जहाँ पे हम आके ये डिटर्मिन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये वाला टैक्स प्रोविंस लगा सकती है, ये वाला टैक्स फेडरेशन लगा सकती है, और ये टैक्स जो है ये लग ही नहीं सकता अगर उसको टोटली एक्सक्लूड कर सकते। तो ओनली थिंग विच कैन स्टॉप लेजिस्लेचर फ्रॉम पासिंग एनी लॉ ऑफ टैक्सेशन इज कि आप उसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को देखेंगे कि वो ये टैक्स लगाने की कॉम्पिटेंट भी है कि नहीं है। जैसे 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट स्टेट हमने देखे, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़ और लोकल बॉडी। लोकल बॉडीज़ के पास कौन से टैक्स लगाने की अथॉरिटी होगी, प्रोविंस के पास कौन सी होगी और फेडरेशन के पास कौन सी होगी। अगर वो नीचे है साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है, जैसे हमारा पहले कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने पढ़ा हो बिफोर 18th अमेंडमेंट, तो वहाँ पे एक कंकरेंट लिस्ट होती थी कि पार फेडरेशन के पास भी है, प्रोविंस के पास भी है, अगर उसने पहले इन्वोक कर दिए तो वो नहीं करेगा, समथिंग लाइक दैट। जी प्लीज़। So what is the difference between zero rated tax और exempt tax, और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाती है या फिर फेडरेशन? ये बेटा टोटली वो टैक्स से रिलेटेड चीज़ है, ये जाती है सेल्स टैक्स के अंदर, ठीक है जी। लेकिन आपकी कंजम्पशन के लिए इंट्रो में मैं ये बता देता हूँ, आपने पहला ज़ीरो रेटेड की बात की। ज़ीरो रेटेड अ कॉन्सेप्ट प्योरली ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट विच इज़ द वैल्यू एडिशन लॉ। ज़ीरो रेटेड ये होता है और एक एग्जेम्प्ट ट्रांजैक्शन उसमें होती है। ज़ीरो रेटेड ये होता है कि टैक्स का रेट है 10%, ठीक है जी। ये सारी वैल्यू एडिशन के बाद एंड पे जब वो ट्रांजैक्शन जो वैल्यू उस पर एडिशन हुई है उस पर 10% टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, से एक्सपोर्ट को या किसी इंडस्ट्री को, हम उसका टैक्स कर देते हैं ज़ीरो रेटेड। ज़ीरो रेटेड में ये होता है कि जो फाइनल टैक्स है एंड पे, वो अगर चार्जिंग सेक्शन कहते हैं कि 16% लेगा, तो वहाँ पे ज़ीरो पड़ा जाएगा 16% की जगह, और जितने उसमें इनपुट टैक्सेस आए हुए हैं उसका वो रिफंड क्लेम कर लेगा। एग्जेम्प्ट ट्रांजैक्शन वो होती है जिसके ऊपर किसी स्टेज पे भी इनपुट टैक्स भी नहीं लिया जा सकता। वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन फ्रॉम इंसेप्शन टिल टर्मिनेशन एग्जेम्प्ट होती है, तो इसलिए वो ज़ीरो रेटेड नहीं होती, उसमें रिफंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ज़ीरो रेटेड में रिफंड मिलता है, इसमें रिफंड नहीं मिलता। सर यानी जीरो रेटेड में कभी भी गवर्नमेंट लगा सकती है उनके ऊपर टैक्स होता है लेकिन उसका रेट ज़ीरो होता है। टैक्स के उसी पूरे प्रोसेस से गुजरती है, फॉर्मेलिटी सारी करते हैं, तो जहाँ पे टैक्स 16 पड़ना है ना 16%, वहाँ पे आप 0% पड़ेंगे। गेटिंग दिस? इसको ज़ीरो रेटेड टैक्स कहते हैं। इसमें SRO स्पेशली रोल जी जी, वो किस मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगी या फिर फेडरेशन? ये तो फेडरेशन का है ना जी। ये तो जो सेल्स टैक्स है वो फेडरल लॉ है, फेडरल डोमेन में आता है, फेडरल कॉम्पिटेंस में आता है, और ये पूरा जो आप कॉन्सेप्ट, उसका एक सेगमेंट है जो आप डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम ब्रॉडली पूरे लॉज को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप जो बात कर रहे हैं वो उसका सेल्स टैक्स फेडरल सब्जेक्ट, उसका एक सेगमेंट है कि क्या ज़ीरो रेटेड होता है, क्या एग्जेम्प्ट होती है और क्या नॉर्मल सप्लाई होती है। थैंक यू वेरी मच। सो
आई होप कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हुआ, कोशिश की थी मैं सिंपल हो जाए। नहीं। थैंक यू वेरी मच जी। सर और ये मेरा ख्याल नेक्स्ट रह गया, दी जुडिकेचर कैन नॉट रिड्रेस ऑपरेसिव टैक्सेशन बिंग पॉलिसी। पॉलिसी डिसीजन पे कोई टैक्स होता है तो जुडिशरी उसको ये नहीं कह सकती कि नहीं इस बंदे से ज्यादती हो रही है, आप इतना उसका 5 लाख का प्लॉट है उस पर 1 लाख आप टैक्स ले रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ये जुडिशरी के डोमेन में नहीं है, अनलेस कि उसके फंडामेंटल राइट को किसी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, अनलेस द टैक्सेशन एक्सीड लेजिस्लेटिव पावर or competence under the constitution, or and if the offends the fundamental right guaranteed by the constitution. डबल टैक्सेशन क्या चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका भी थोड़ा सा जिक्र हुआ सर। डबल टैक्सेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है, लेकिन उस पर हम रेट्स डबल जेपर्टी है सर, हम सर डबल जेपर्टी है, डबल टैक्सेशन है। डबल टैक्सेशन पे आपके फादर की जजमेंट है कि डबल टैक्सेशन हो सकती है। वो उसमें इस तरह वो केस ये था कि एक ही प्रॉपर्टी पे इनकम टैक्स भी लिया जा रहा था, अगर वो रेंट पे चढ़ी हुई थी, वो हालांकि रेंट का दूसरा होता है टैक्स, यानी उस पे लोकल टैक्स जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी टैक्स भी ले रहा था और फेडरेशन भी उस पे टैक्स कर रही थी उसको। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था कि एक ही प्रॉपर्टी पे डबल टैक्सेशन हो सकती है, तो उसकी जूरिस्प्रूडेंस ये है कि अगर कॉम्पिटेंस है, फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहे, तो दो लेजिस्लेचर जो हैं डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस, ये 7E का बेसिक सब्जेक्ट है, अगर आप देखेंगे उसमें बड़ी फाइन डिस्टिंक्शन है, तो एक्सप्रेस लेजिस्लेशन के साथ डबल टैक्सेशन भी हो सकती है। आंसर इज दिस प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी बंदा काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो टैक्स देगा जी जी गवर्नमेंट को, जी। ये बेसिक एक रूल है जो अभी हमने सीखा भी और पता भी। जी जी सर कुछ लोग ये करते हैं कि मतलब फैमिलीज ये करती हैं कि वो पूरी फैमिली की एक ही वो होती है, रिसिट होती है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी, तो एक ही वो रिसिट होती है जिस पे कहते हैं कि हमने टैक्स पे किया, बट एट द सेम टाइम जो फैमिली के अंदर मेंबर होते हैं वो अपना अपना ब्रांचेस ऑफ बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हैं। एक रिटर्न आपके हाँ जी सर, रिटर्न बिल्कुल एक ही रिटर्न होती है। अब पाकिस्तान में ये नहीं है, जो आप बात कर रही हैं इसको कहते हैं एक एंटिटी रिकग्नाइज थी अंडर दी ब्रिटिश लॉ, जिसको पाकिस्तान ने भी काफ़ी देर तक रिकग्नाइज किया, इवन इन टैक्सेशन, शायद कहीं आप वर्ड पढ़ लें, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो एक एंटिटी के तौर पे उसको लिया जाता था। वेस्ट में अमेरिका और यूके में भी शायद ये जो एक फैमिली इनकम भी होती है और एक फैमिली की एक रिटर्न भी जाती है कि अगर आप एज अ फैमिली भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट ऑब्सलीट है, लेकिन जो आप बात कर रही हैं उसमें ये अनडिवाइडेड फैमिली में होता था कि एक उसका हेड होता था, उसको आप CEO समझ लें, बाकी मेंबर्स होते थे, वो सारी अपनी इनकम ला के वहाँ पे पूल करते थे, उसका जो एक्सपेंडिचर होता था। इनकम टैक्स है क्या? इनकम टैक्स है कि आपके पास एक इनकम आती है और उसमें से अलाउएबल एक्सपेंसेस हैं, जैसे आप वकालत कर रहे हैं, आपके पास आपने एक फ़ीस ली, एक माह में आपके पास 10 लाख रुपया फ़ीस आ जाती है, आपने 3 लाख रुपया अपने ऑफिस का उस साल में रेंट दिया है, आपने किताबें वहाँ पे ख़रीद के रखी हैं, आपने अपने एम्प्लॉइज़ को पैसे दिए हैं उसका जो ये बिज़नेस या ये वकालत करने में, तो ये सारे होंगे अलाउएबल एक्सपेंसेस, ये उस 10 लाख में से माइनस हो जाएंगे। जब वो माइनस करके पीछे जो रह जाएगा उसमें से फिर एग्जेम्पशंस को निकाला जाएगा, कोई आपको रिबेट जो आपकी मिनिमम स्लैब है उसको निकाला जाएगा, तो वो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बन जाएगी, तो सिर्फ उसके ऊपर वो वाला रेट लगेगा और टैक्स होगा। इसको इनकम टैक्स कहते हैं। आपकी इनकम, योर रिसीट माइनस योर अलाउएबल एक्सपेंसेस एंड एग्जेम्पशंस एंड अदर अलाउंसेस। जी प्लीज। सर मेरा सवाल है कैपिटल गेन से जी, जी। आपने बताया कि आप एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं 20 लाख की, 1 करोड़ की आपने सेल की, जो 80 लाख है उसके ऊपर कैपिटल गेन होगा, वो आपका कैपिटल गेन होगा जी। उस अगर आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस आ रही है या आपको प्रॉपर्टी इन शेप ऑफ सर्विस बेनिफिट मिला आपको प्लॉट की सूरत में, तो क्या उसको भी सोल्ड आउट करते हुए उसके ऊपर भी कैपिटल उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी।
अब जो ये इनहेरिटेंस है ना, हम समझते हैं कि जी ये तो बड़ा जुल्म है इनहेरिटेंस को। कुछ हालात में हमारी जितनी इनहेरिटेंस होती है उसको तो टैक्स करते हुए शायद वो जुल्म हो, कुछ इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इवन वेस्ट में और शायद यहाँ भी सब कॉन्टिनेंट में भी जो डेथ के ऊपर प्रॉपर्टी अगर किसी जो एक बंदे की डेथ पे मिलती है ना, वो इनहेरिटेंस ही होती है, डेथ टैक्स तक भी लगता है, ठीक है ना, इनहेरिटेंस पे भी टैक्स लगता है। क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं उसकी रेलेवेंस सिर्फ इतनी है कि उसका कैपिटल गेन डिटरमिन करते हुए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नॉर्मली उसकी जो उस वक्त मार्केट वैल्यू होती है उसको एज कॉस्ट ऑफ वैल्यू लिया जाता है, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आई एम सॉरी, ये वैल्यू ऑफ एक्विजिशन। आपका सवाल सर, आर्टिकल 7 में ये देखा कि स्टेट सिर्फ जो है वो टैक्स लगा सकती है, और हमने पिछली स्लाइड में भी देखा कि ड्यूटिकेचर है वो इसकी पावर को कर्टेल नहीं कर सकता। एक ये बताएं कि क्या ड्यूटिकेचर खुद कोई टैक्स लगा सकता है? दोबारा पूछिए। जजेस टैक्स लगा सकते हैं। जैसे कोई होटल में एक, और दूसरा सवाल सर ये है, अगर नहीं लगा सकता, आज से 2 साल पहले तकरीबन जैसे शाहरुख साहब ने 2000 पे ये चालान कर दिया, तो क्या ये उसकी खिलाफ नहीं लगा सकता। ये आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि क्या अदालत कह सकती है लेजिस्लेचर को अपनी जजमेंट के थ्रू कि इन ये काम जो करे इससे 500 रुपया आप टैक्स लें। द आंसर इज वेरी सिंपल, नो। कोर्ट अदालत का ये मैंडेट नहीं है। अदालत ने सिर्फ एडजुडिकेट करना है, लॉ को इंटरप्रेट करना है, जज अपने फैक्ट्स को एवेल्युएट करना है। और हाँ, एक स्कोप जो आजकल हमारे यहाँ पे, और ये सवाल मेरे से भी बड़ा पूछा जाता था, मैंने भी कुछ किया कि उस जगहों पे जाके वो कॉन्सेप्ट हमें एक हमारे चीफ जस्टिस साहब दे गए थे जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस मैंडेमस। मैंडेमस की एक रेट होती है ना, तो मैंडेमस की रेट में आपने एक ऑर्डर पास करना है, वो मैंडेम रेट की किस्मों का तो पता है कि नहीं पता है? अच्छा, ठीक। तो वो रेट एक मैंडेमस इज वन ऑफ द काइंड जो 199 में है कि एक अथॉरिटी जो है उसने एक काम करना है, इज ऑब्लिगेटरी ऑन इट अंडर द स्टैट्यूट, और वो नहीं कर रही तो कोर्ट उसको डायरेक्ट करेगी कि तुम ये वाला काम करो। एक है कि एक काम वो कर रही है जिसकी लॉ में इजाज़त नहीं है, ठीक है, किसी का राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, कोर्ट ऑर्डर करेगी कि तुम ये काम करने से बाज आ जाओ। इसको रेट ऑफ मैंडेमस कहते हैं। अब मैंडेमस में कंटिन्यूअस मैंडेमस का जो कॉन्सेप्ट आया था वो इस तरह का था कि हमारे यहाँ पे गवर्नेंस एक टाइम पे तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आती थी, और अदालतों के पास लोग आते थे कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, मुझे वहाँ पे रोक लिया जाता है, मुझे ये कर लिया जाता है। तो फिर अदालत वन टाइम ऑर्डर नहीं करती थी। इस तरह मैंने भी 3-4 केसेस, एक इन्होंने पॉइंट आउट किया, मैंने वो चलाया ये जो प्राइस कंट्रोल का, उसको मैं हर फ्राइडे को सुनता था कि अब क्या किया, अब इसको ऐसे कर लो। ऑर्डर्स में नहीं कहता था कानून के मुताबिक, कानून पढ़ के बताता था कि तुम्हारा कानून ये कर रहा है, तुम ये नहीं कर रहे हो, या ये जो कर रहे हो ये कानून नहीं कहता। तो वो हर हेयरिंग पे थोड़े छोटे छोटे ऑर्डर से वो चीज़ों को करेक्ट कराया गया ये। लेकिन अगर किसी को टैक्स करने की पावर स्टैट्यूट ने नहीं दी, किसी को फाइन करने की, तो जज साहब ये नहीं कह सकते, अदालत ये नहीं कह सकती, हाई कोर्ट पूरी इकट्ठी बैठ के ये नहीं कह सकती लेजिस्लेचर को कि तुम ये टैक्स लगाओ, या किसी लॉ में कोई फाइन मौजूद नहीं है तो ये नहीं कहा जा सकता किसी भी अथॉरिटी को कि अगर कोई ये काम करे तो आप उससे ये फाइन दे दो। यानी कि आप जजमेंट वेरीफाई कर रहे हैं तो मेरिट जी, ये जजमेंट है, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ अपना आपको। opinion दे रहे हैं। उसमें वो डायरेक्शन देते हैं ना कि इसको बढ़ा दिया जाए, 1000 से 2000 कर देते हैं, वो लेजिस्लेटर के थ्रू देखिए, वो कानून की परमिशन के मुताबिक है ना, बियॉन्ड लिमिट तो नहीं है। वो भी उसने ही करना है, अथॉरिटी ने। आप तो नहीं कह सकते ना करो तो इस तरह करो। हम जो एक होती है पब्लिक ओपिनियन, मैं आपको बताऊं सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारा माशरे में ना, आप यंगस्टर्स ख़ास तौर पे, मैंने आज भी एक फेसबुक पे पोस्ट की है, जब मेरा वो बहुत ज़्यादा दिल भर रहा था, तो फिर अब मुझे एक रास्ता ये मिल गया जल्दी से उतरने के बाद।
ये जो हमारे अंदर बदतमीजी का कल्चर आ गया, मैंने उस पे आज एक पोस्ट की, और ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, जाके जो इस कौमी असेंबली में पिछले दिनों में हो गया, कल किसी साहब ने बैठ के वहाँ पे सिगरेट भी पी लिया मेरा, ये इतना पेनफुल है। और मैंने वो, अगर कोई आप पोस्ट देखेंगे मेरी, उसमें वो मैंने कुरान पाक की आयत का रेफरेंस भी दिया है, कुछ इकबाल के इशार भी लिखे हैं कि पब्लिक ओपिनियन, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब 100 बंदे भी मिल के एक जगह खड़े होकर ये कहेंगे ना कि गवर्नमेंट ये गलत कर रही है, तो उसका एक वेट होगा, वो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होगी कि आप कहें कि यार ये टैक्स जो है, ये वाला चालान 500 रुपये ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादती है, ये कह सकते हैं ना, या ये बहुत कम है, इतना तो कोई बंदा भी नहीं देगा, वो चालान करा लेगा। और मुझे किसी बंदे ने ये इंसिडेंस भी, अब ये बेसिक है क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस का, प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ फाइन और सेंटेंस, ये एक पूरी इसकी एक जूरिस्प्रूडेंस है कि उसकी कितनी प्रोपोर्शनैलिटी होगी कि लोग उसको, एक डिटेरेंस क्रिएट होगी और लोग उसको नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये काम, ये पॉलिसी मेकिंग है, ये लोग तो कह सकते हैं, आप इस फोरम पे कहें, आप बार के फोरम पे कहें, आप किसी और फोरम पे जाएं और लोगों कहें कि जी ये गलत हो रहा है, दिस इज समथिंग एल्स। लेकिन हमारे अंदर एक मिसकंसेप्शन हो गया है कि हम इस बात पे भी रिट कर देंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और अदालत को कहेंगे जी, उसको कहेंगे जी ये फाइन जो है ये कम ले रहा है, ज़्यादा ले, विदाउट डिटर्मिनिंग के ज्यूरिसडिक्शन क्या है। ज्यूरिसडिक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एडजुडिकेशन, फॉर द जुडिकेचर। सबसे पहले जब तक मैं अपनी ज्यूरिसडिक्शन नहीं डिटर्मिन करूंगा, मैं किसी केस को सुन भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो ज्यूरिसडिक्शन इख्तियार समाअत आपकी, और वो फैसला करने के आपके पास पार है कि नहीं। आप इस चीज़ों को हाईलाइट करें, पब्लिक ओपिनियन, और पब्लिक ओपिनियन, ये पहले वाली बात मैंने इसलिए की है कि ये गलत है, ये जिसने भी आप लोगों को इस साइड पे डाला है कि आप जो ये चोर है उसके मुंह पे खड़े होके और सड़कों पे वो गुजर रहा है, अपनी किसी शादी पे जा रहा है, कहीं जा रहा है, और आप चोर चोर के नारे लगाएं, और या आप किसी के गालियां निकालें। हमारी तो गुफ्तगू ही इतनी ख़राब हो गई है, महज़ब नहीं रही है। हमारे बच्चे जो हैं, देखिए इख्तलाफ राय एक चीज़ है और बदतमीज़ी से बोलना कुछ और चीज़, इसमें फ़र्क हमारे बच्चों में ख़त्म हो गया है। हम लिविंग में बैठे हुए, अपने घरों में बैठे हुए बच्चे आपसे इस अंदाज से बात करते हैं जिसमें कोई दलील नहीं होती, लेकिन वो ठीक है, उनका एक ओपिनियन है। द फादर मस्ट रिस्पेक्ट ओपिनियन ऑफ हिज अडल्ट और इवन माइनर चाइल्ड, और उसको कन्विंस करे, नहीं होता तो उसकी एक अपनी ओपिनियन। इन इलेक्शंस ने हमें बता दिया है कि मेरा ख्याल है ज़्यादा मैच्योर्स ने एक साइड पे वोट दिया है, दूसरी साइड ने उधर वोट दिया है। इसका मतलब है एक ओपिनियन है, लेकिन इलेक्शन डे पे जितना उन्होंने डिसिप्लिन शो किया है, आई मस्ट अप्रिशिएट। बदतमीजी इसका कोई इलाज नहीं है, गाली निकालना इसका इलाज नहीं है। पब्लिक ओपिनियन को आप डेवलप करें और गलत चीज़ किसी भी फॉर्म में उसको रोकें। आप सड़कों पे जाके चीज़ें तोड़ेंगे। एक मैं आखिरी बात करूंगा, कंक्लूड करूंगा, ये तो बड़ा लंबा होता जाएगा। मैंने ज़िंदगी में जो सबसे पेनफुल चीज़ देखी है ना, खुद भी पेनफुल की है और लोगों की भी पेनफुल की है, वो रास्ता रोकना, सड़क बंद करना। और हदीस है, आप उसकी ऑथेंटिसिटी कहीं से भी पता कर लीजिएगा कि एक गज़वा में एक रास्ते में इधर भी फौज का पड़ाव हुआ, इधर भी पड़ाव हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा उन्होंने रास्ते में लगा दिया। उन्होंने पूछा यहाँ क्यों लगाया, उन्होंने कहा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, कि आप सेंटर में होंगे तो सिक्योर रहेंगे, हमने इसलिए लगाया। उन्होंने कहा कि इसको उखाड़ो, रास्ता नहीं रोकना, एक साइड पे खैमा लगाया। और हमें इस्लामिक हिस्ट्री में ये भी पता चलता है कि रास्ते में अगर कोई मस्जिद भी बनाई है तो उसको भी उतार दें। लोगों का रास्ता और लोगों की कन्वीनियंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फंडा अपने छोटे से राइट के लिए सर मेरा क्वेश्चन है, वेरी लास्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए जल्दी से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग टैक्स ना देने के लिए, जो पाकिस्तान में मतलब ये बहुत आम है कि टैक्स ना देने के लिए लोग जो है रिश्वत देते हैं,
और फिर मतलब टैक्स छुपाने के लिए, और मतलब बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं इनको, और ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो सर इस तरह की चीज़ को किस तरह चेक एंड बैलेंस किया जाए और किस तरह इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है। दुनिया में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फिर मुझे पैसे आते किसको बुरे लगेंगे? जी पैसे आते किसको बुरे लगेंगे? देखिए जी, पैसे तो आपके साथ ही आपकी बैठी हुई हैं कुलीग, अगर वो आपको अपना बैग पकड़ा दें, उसके अंदर पैसे हों और आप निकाल लें, तो वे पैसे आते तो बुरे नहीं लगते हैं ना। बट दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड थेफ्ट, दिस इज कॉल्ड थेफ्ट। टैक्स देना इज एन ऑब्लिगेशन। और मैं आपको बात बताऊं, किसी ये स्कॉलर ने ये कहा है, एंड आई एग्री 100%। उन्होंने कहा है कि जो आप इनकम टैक्स देते हैं, अपना आपका जो पेएबल ज़कात है आप उसमें से माइनस कर सकते हैं। और मैं एग्री करता हूँ, जो कुरान पाक में ज़कात देने का इतना ज़्यादा, जहाँ पे नमाज का जिक्र है वहाँ पे ज़कात का है। ज़कात डज नॉट नेसेसरीली मीन्स कि आप किसी गरीब बंदे को या मौलवी साहब को या मदरसे को या किसी उसी को देंगे। ज़कात स्टेट को भी दी जाती है और स्टेट उससे पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है जी, ज़कात इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। और अगर आप ज़कात नहीं देते हैं तो ये गुनाह भी है, और अगर आपका स्टैच्यूट इसको पास कर दे तो ये ऑफेंस भी है। एंड सो फॉर इनकम टैक्स एंड रेस्ट ऑफ द टैक्सेस, देखें कुछ हमारे नारे ना लोगों ने बड़े ख़राब कर दिए। उसमें से एक नारा है नहीं अनिल मुनकर अमर बिल मारूफ। ये अल्लाह का हुक्म हर बंदे के लिए, लेकिन वो ये है कि जहाँ गलत काम मैं भी कर रहा हूँ, आप मुझे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खड़े हुए खुतबा देने के लिए, तो एक सहाबी ने कहा जी आप खुतबा बाद में दीजिएगा, पहले इस बात का जवाब दें कि ये कुर्ता जो है आपका माले गनीमत से कैसे बना, मेरा कद आपसे छोटा है, मेरा कुर्ता तो नहीं बना। उन्होंने कहा कि इसका जवाब मेरा बेटा देगा। उसके बेटे ने उनके बेटे ने बताया कि जी मैंने अपने हिस्से का कपड़ा इनको दिया तो इनका कुर्ता बना है। ये करेज, ये है नहीं अनल मुल्क। ठीक है जी। और अमर, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला का हुक्म है कि जो आपके मुल्क का कानून है उसकी आपने रिस्पेक्ट करनी है। अतीउल्लाह, अतीउर रसूल, और तीसरा मुझे अरेबिक में नहीं आ रहा, बट द कॉन्सेप्ट इज कि जो हाकिम का हुक्म है। ठीक है, अगर कानून गलत है तो आप आवाज़ उठाएं कि इस कानून को बदलें। बट अभी मैं यूके गया था, रूल ऑफ लॉ पे एक स्पीच थी, तो वहाँ पे भी इसी तरह का सवाल हुआ। तो मैंने उन्हें कहा कि जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो लॉ आइदर गुड और बैड, लॉ कैन बी गुड और बैड, पर उसको मानना जो है वही रूल ऑफ लॉ होगा। सिलेक्शन नहीं हो सकती कि लॉ तो है लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा, तो फिर वो रूल ऑफ लॉ नहीं है। हाँ, अगर लॉ है और आपको पसंद नहीं है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, वो लेजिस्लेचर में जाए, वो लॉ चेंज हो जाए। बट सो फार इट इज़ लॉ दैट हर सिटीजन का सोशल भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी और दीनी ऑब्लिगेशन भी है कि वो उसको माने, और टैक्स है तो वो टैक्स दे। अगर नहीं देंगे तो वो ऑफेंस भी होगा और मेरे ज़ाती ख्याल में वो गुनाह भी होगा। ये ज्यादा दूसरी तरफ इस्लाम थोड़ा सा करना है यार। देखो मेरे वालिद साहब भी बीच में जज थे, उनका कहना ये था कि असल में एक बंदे की वैल्यू तब पता चलती है जब वो कुर्सी से उतर के आता है, उसे लोग प्यार करते हैं कि नहीं। और आज का जो बुलवाने का और एक मकसद वगैरह भी है कि समवन हु, जिनके सामने मैं वहाँ पे मुकदमा करते हुए भी जिनके सामने मैं झुकता रहा हूँ, उनको अपनी अफेक्शन और अप्रिसिएशन के लिए यहाँ पे बुलाए। तो सिर्फ पंजाब बार काउंसिल, बार वोकेशनल कोर्स और हमारी नई पौध एक्चुअली pays you the respect. Thank you. That is the true measure of जज साहब की खास तौर पे मोहब्बत और बड़ापन ये है कि अपना वक्त निकाल कर आपको सिखाने के लिए भी आए, यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे ये भी कमिट करके गए कि आप फलां चीज के मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ जी। आप लोग मुझे जब बुलाएंगे मैं यहाँ पे आऊँगा, और मेरा ख्याल है सबसे बड़ी अब मेरी ये ड्यूटी है। मुझे अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाज दिया है, मुझे किसी ऑफिस की ख्वाहिश नहीं है। यंगस्टर से इंटरेक्ट करना और जो मैंने सीखा है, ठीक सीखा है, वो आप तक पहुँचाना। और जो मेरे और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे सर एक ग्रुप फोटो आपके साथ
इस साइड पे सर जनाब अगर आ जाइए तो ये हमारा एक खास तरीका है। इसके ऊपर सेंटर में आ जाए, मैं तमाम कमेटी भी आज आ जाए बीच में सारे के साथ। मैडम जगह कमेटी को प्रायोरिटी है प्लीज। आइए प्लीज सर। ये यूनाइटेड नेशंस में हमें आजम तारड़ साहब ने बताया था इस तरीके से तस्वीर उतारी जाती है। वो सारे का सारा जो आता है आप देखेंगे, आपको पसंद आएगी। ऊपर से शूट करते हैं तो थैंक यू सर। ऑनर फॉर अस जी साथ में। अच्छा भाई चाय वगैरह सर मेरे लिए नहीं सर सर आप इस तरीके से ना कि आप बड़ी वाली देखिए। दाऊद भाई आ जाओ। डॉक्टर साहब आप मुझे हमेशा आगे ध्यान देना कि तुम आप सीनियर है हमारे। माशाल्लाह थैंक यू सर। थैंक यू अब मैं किसी जगह पे बिना शरारत भी की थी तो आपको बुलवाने का एक मकसद ये था कि इब्तिदा के अंदर सारे टैक्स लॉ की तरफ जाना चाह रहे ये बात ठीक है। हमारे हम में इजाफा हुआ, हमारे लेकिन सारे कह रहे हैं कॉर्पोरेट ला के तरफ जाएं। कॉर्पोरेट इब्तिदा में पहले 2 साल के लिए मैंने उनको बड़ी सख्ती से मना किया कि नहीं तुझे टैक्स तो दूर हो। मार्केट में 2% बीच में क्लाइंट है, बाद में फीस छोड़ के आप टैक्सेशन में चले। चलो हमने चाहे आपको हम नीचे ही पिलाते हैं सर। यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से ये चक्कर कमरा भरा हुआ इसलिए हम सबको चढ़ा के नहीं। ये बहुत अच्छा मैं भेजता हूँ। थैंक यू सर। भाई अगला लेक्चर प्लीज 2 बजे। थैंक यू सर। इधर खड़े मैं तो सर मैं तो सर आपका हाथ चूमूंगा। एडवोकेट सदीक मलिक अवान साहब को बेटा और नारकली वाले सर तालिब अवान साहब को मैं तो सर आपका तवक्कल कई दफा फिर सर इन्होंने हमें ज्वाइन किया। ओके बैरिस्टर्स को थैंक यू वेरी मच सर। बड़ा इंफॉर्मेटिव लेक्चर था और मैं तो चाह रहा हूँ कि बहुत शुक्रिया।